को बेहतर बना सकते हैं और भी काम के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उनका मेंस की अच्छी तैयारी हो सके। इसलिए आज हम भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है, जो नए अध्याय सभी अध्यायों में नवीनीकरण है, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें आपके कुल 11 चैप्टर हैं, 11 हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषता। चौथे में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। पांचवें में पढ़ेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र। छठे में पढ़ेंगे नागरिकता। सातवें में पढ़ेंगे मूल अधिकार। आठवें में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नौ में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। 10वें में पढ़ेंगे संविधान का संशोधन। 11वें में पढ़ेंगे संविधान की मूल संरचना हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो एम लक्ष्मीकांत जी में है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में इसके क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनावरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान व राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से दी गई है। पहला हो जाएगा आपका कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। दूसरा हो जाएगा सम्राट का शासन, जो आप 1858 से 1947 तक है। पहला पढ़ेंगे हम कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली।
इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। पहले में हो जाएगा आपका, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जी थे। इसके तहत दूसरा हो जाएगा आपका, इसके तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरे में हो जाएगा आपका, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें जैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में या अन्य परीक्षाओं में कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा हो जाएगा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। पांचवें में हो जाएगा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश शासन ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। जो हमारे 1773 में कोई कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए 1781 एक्ट आया। जो 1773 में कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए। इसमें पहला हम पढ़ेंगे 1781 के अंतर्गत इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल ऑफ को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण किए अधिकार से किए गए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा पढ़ेंगे, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों, राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा पढ़ेंगे 1781 के अंतर्गत इस कानून द्वारा कलकत्ता को पहले हम कोलकाता भी बोलते थे के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू तथा मुसलमानों के निजी कानूनों का हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। चौथा आपका 1781 के तहत हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इस काउंसिल के या दायरे को न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका, इस कानून में गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया।
अब हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, पर इसमें है 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जिसमें जैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा पीटी में कि 1786 में किसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जिसमें हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के 2 शर्त मांगी थी। कौन कौन सी शर्त मांगी थी? पहला हो जाएगा उसे विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा मानने का अधिकार हो। दूसरा पॉइंट उसने रखा था, किसने रखा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा था, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। उन्होंने यह शर्त रखी। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। बस इसमें यही है 1786 का, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इन्होंने 2 शर्त रखी। आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि पीटी में क्वेश्चन बनता है। चलिए हम पढ़ते हैं 1793 का चार्टर कानून। इस कानून में निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सत्रह सौ तिरानवे का हम पढ़ रहे थे दोस्तों, थोड़ा हमारे कंप्यूटर में मिस्टेक हो गया है। चलिए हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला हो जाएगा, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य में सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को विस्तारित कर दिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार को ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसने भारत पर व्यापार करने का अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। चौथा पॉइंट होगा, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते इसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसने व्यवस्था दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्य तथा उसने कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। चार्टर कानून 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया तथा तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटिश के राजा के प्रभुत्व को
प्रकट व स्थापित किया। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, इस कानून ने भारत में ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। पांचवा पॉइंट हो जाएगा, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की गई। अगर जैसे हमारा क्वेश्चन बना पीटी में कि 1813 के चार्टर एक्ट में कौन से भुगतान किए गए हैं, उसमें